एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। मैं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हमारा 3 डेज मैराथन का पहला दिन है दोस्तों। तारीख है 14 मई 14 मई। करना क्या है वो सुन लीजिए। आज की हमारी वीडियो डे 1 पार्ट 1 है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ स्टाफिंग और कंट्रोलिंग चैप्टर, वो भी पूरा खत्म अभी होगा, जल्द से जल्द होगा दोस्तों। क्विकेस्ट रिवीजन एवर डिलीवर्ड ऑन यूट्यूब, जल्द से जल्द, और दोनों चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा और जल्द से जल्द होगा दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। एक चीज़ और बता दूं कि बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 के लिए जिन बच्चों ने तैयारी कर ली है या जिन बच्चों के मैक्सिमम चैप्टर कवर हो चुके हैं, वो लोग हमारी एप्लीकेशन 1-to-1 क्लासेस पर जाकर हमारा बिजनेस का बहुत ही अच्छा 5 सैम्पल पेपर वाला कोर्स बाय करना चाहे बाय कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको दोस्तों। उसका नाम है परफॉर्मेंस एनालाइजर। बहुत अच्छे से आपके परफॉर्मेंस को एनालाइज करेगा वो और आपको इंश्योर करके चलेगा कि आपके परफॉर्मेंस एक्यूरेट रहे और आप 40 में से 40 मार्क्स स्कोर कर पाएँ फॉर श्योर दोस्तों। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देखना चाहें देख सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। स्टाफिंग की बात करी गई है। सबसे पहले स्टाफिंग का मीनिंग है। स्टाफिंग हमारे मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है। स्टाफिंग का मतलब होता है कि मुझे स्टाफ को रिक्रूट करना है। स्टाफ का मतलब है वो लोग जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, मेरा जो ह्यूमन रिसोर्स है मुझे उसको लेकर आना है ऑर्गेनाइजेशन में और इंश्योर करना है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की सारी जॉब पोजीशन फिल्ड रहे। तो स्टाफिंग इज ऑल अबाउट फिलिंग द जॉब पोजीशन एंड कीपिंग द जॉब पोजीशन फिल्ड। तो फिलिंग द जॉब पोजीशन एंड कीपिंग देम फिल्ड इज द मेन टास्क ऑफ स्टाफिंग। लोगों को लाना और इंश्योर करना कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जॉब खाली ना हो, सब के सब फिल हो चुकी हों। सो दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग दोस्तों। मीनिंग आपके सामने लिखा आ रहा है, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करूं, स्टाफिंग इंपॉर्टेंस में पहला पॉइंट दोस्तों हमारा कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को लाना होता है। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो हर कंपटीशन में सर्वाइव कर पाए, जो कंपटीशन के सामने घुटने ना टेके। ऐसा इंसान स्टाफिंग से आ पाएगा और मैं उसको बहुत अच्छे से चूज़ करूंगा, बहुत सारे टेस्ट लेने के बाद चूज़ करूंगा। तो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय लाने के लिए दोस्तों मुझे स्टाफिंग करनी पड़ती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों हायर परफॉर्मेंस। अगर सही इंसान सही जगह पे हुआ तो परफॉर्मेंस हमेशा लाजवाब रहने वाली है। कोई परफॉर्मेंस में कमी नहीं निकाल सकता, बस सही इंसान का सही जगह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट कंटिन्यूस सर्वाइवल ग्रोथ। अगर मैं चाहता हूँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइवल और कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहे तो सही इंसान को सही जगह पे रखना बहुत ज़रूरी है। और सही इंसान के हाथ में ऑर्गेनाइजेशन होनी बहुत ज़रूरी है, तभी सर्वाइवल और ग्रोथ इंश्योर हो पाएगा दोस्तों। अगला ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो लोग हैं, वो ऑप्टिमम तरीके से काम करें, बेस्ट से बेस्ट काम करें, बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दें, उसके लिए सही इंसान को सही जगह पे रखना बहुत जरूरी है। सारे पॉइंट सही इंसान सही जगह, सही इंसान सही जगह, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। और लास्ट जॉब सेटिस्फैक्शन। फिर वही बात आ गई, जब तक सही इंसान सही जगह पे नहीं होगा उसको जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलने वाला नहीं है। तो स्टाफिंग इज इंश्योरिंग दैट राइट पर्सन इज प्लेस्ड एट द राइट प्लेस। सही इंसान को सही जगह दिखाई गई है, उसको सही जगह के लिए रिक्रूट करा गया है। इसी बात को स्टाफिंग इंश्योर करके चलती है। हर मुसीबत की सबसे बड़ी जड़ यही है, अगर सही इंसान सही जगह पे नहीं है तो मुसीबतें ही मुसीबतें, पक्की बात है। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारे स्टाफिंग प्रोसेस को याद करने का शॉर्टकट है ERSPTPPC। बहुत ही छोटी सी फुल फॉर्म है ERSPTPPC। 8 वर्ड हो गए। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों इसके अंदर जिसका नाम है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट या एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले मैं डिटरमाइन करता हूँ कि मुझे कितने लोग चाहिए, ठीक है। तो अपनी मैन पावर का मतलब कितने लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन में नीडेड है, सबसे पहले मैं इसको एस्टिमेट करता हूँ। और इसके लिए मुझे 2 तरह के एनालाइज करने पड़ते हैं। एक का नाम है वर्कलोड एनालाइज और एक का नाम है वर्कफोर्स एनालाइज। वर्कलोड एनालाइज में मैं नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन देखता हूँ कि मेरा जो वर्कलोड है वो किन किन लोगों के द्वारा हैंडल करा जा सकता है, वो किस किस टाइप के लोग होंगे जिनके द्वारा वो हैंडल करा जाएगा। तो दैट इज नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड, वर्कलोड एनालिसिस। एंड वर्कफोर्स एनालिसिस कि कितने लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी है, ठीक है। क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर स्टाफ है, ओवर स्टाफ है या ऑप्टिमली स्टाफ्ड है, इस बात को मैं चेक करके चलूंगा। दूसरा मेरा पॉइंट जिसका नाम है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाना, कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर स्टाफ रहती है तो मुझे लोगों को हायर करना पड़ेगा बाहर से। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में बुलाना कि आइए ऑर्गेनाइजेशन में आके अपनी किस्मत आजमाइए, इसी को दोस्तों हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो मेरे पास चॉइस करने के लिए मौका ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है।
अगला पॉइंट दोस्तों सिलेक्शन है। सिलेक्शन का मतलब है जो सबसे बेस्ट पर्सन होगा उसको चूज़ करूंगा, उसको ऑर्गेनाइजेशन से मैं जाने नहीं देने सकता बिल्कुल भी। वो इंसान मुझे चाहिए ही चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो आ गया तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की कर सकती है। तो जो बेस्ट इंसान होगा दोस्तों मुझे उसको चूज़ करना है, इसी को दोस्तों हम लोग सिलेक्शन कह के चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। जो इंसान मैंने हायर करा है, जिस इंसान को मैंने जॉब पर रखा है, जिसका सिलेक्शन कर लिया है, अब मैं उसको प्लेसमेंट दूंगा। प्लेसमेंट का मतलब जिस जगह के लिए उसको रखा गया है, जिस पोस्ट के लिए रखा गया है, उस इंसान को वो पोस्ट दिखाऊंगा और ओरिएंटेशन करूंगा। ओरिएंटेशन का मतलब उस इंसान को फैमिलियर बना देना पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक तरीके से मेल झोल लोगों के साथ उसका कराना, इंटरेक्शन कराना, उसको हर चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस करना, ओरिएंटेशन कहलाता है। अगला पॉइंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जॉब करने के साथ साथ या जॉब को ऑफिशियली परफॉर्म करने के साथ वो सबसे पहले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग लेने जाएगा, ट्रेनिंग लेगा। ट्रेनिंग उस फंक्शन के बारे में या उस टास्क के बारे में ली जाती है जो टास्क उसको रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करना है। तो मैं उसकी परफॉर्मेंस को चेक भी करूंगा कि ट्रेनिंग से पहले उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी और ट्रेनिंग के बाद उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये 2 पॉइंट मेरे इसी में रिपीट हो गए दोस्तों। पहला ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जिसमें मैं उसको ट्रेनिंग दिलवाऊंगा और बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग दिलाऊंगा ताकि उसका डेवलपमेंट हो पाए। और दूसरा उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेस करूंगा, कि उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करूंगा कि क्या वो सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। ट्रेनिंग से पहले उसका काम कैसा था और ट्रेनिंग के बाद उसका काम कैसा है, इस बात को इवेल्युएट करा जाएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल में। ध्यान रख के चलेंगे। अगला पॉइंट प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अगर लगता है कि इंसान बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा कर सकता है, तो मैं उसको प्रमोशन दे सकता हूँ और उसका करियर प्लानिंग को भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। उसको हायर प्रोस्पेक्ट्स के लिए हायर एजुकेशन करवा सकता हूँ, परस्यू, और भी जो काम करना चाहूँ करा सकता हूँ। और उसके बाद उसका कंपनसेशन मैं डेवलप करूँगा। कंपनसेशन में उसकी वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव, कमीशन, हर एक चीज़ आएगी। उसको क्या क्या मिलेगा और कितना कितना मिलेगा, इस बात को मुझे नोट करके चलना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे पास स्टाफिंग के 3 एलिमेंट्स आते हैं, जिनमें पहले का नाम रिक्रूटमेंट, दूसरे का नाम सिलेक्शन, तीसरे का नाम ट्रेनिंग है दोस्तों। एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रिक्रूटमेंट की बात कर दूं। रिक्रूटमेंट का मीनिंग अभी हमने पढ़ा। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द जॉब। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाना कि आइए 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 हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आके अपनी किस्मत आजमाइए, रिक्रूटमेंट कहलाता है। रिक्रूटमेंट के दोस्तों 2 सोर्सेज होते हैं। पहले का नाम इंटरनल सोर्स, दूसरे का नाम एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स क्या होता है दोस्तों, पढ़ते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर से ही जॉब पोजीशन को फिल कर लिया जाता है तो इसको दोस्तों हम लोग इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। 2 तरीके हैं इसके, एक ट्रांसफर, एक प्रमोशन। एक ट्रांसफर, एक प्रमोशन, ट्रांसफर प्रमोशन, ध्यान रख के चलेंगे। ट्रांसफर का मतलब है एक एम्प्लॉय को उस जगह से जहां पे ऑर्गेनाइजेशन ओवरस्टाफ्ड है वहां से शिफ्ट कर देना उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे या जिस जगह पे या जिस ब्रांच में ऑर्गेनाइजेशन हमारी अंडरस्टाफ्ड है। सिंपल भाषा में कहूं, मान लीजिए कि मुंबई ब्रांच में हमारे पास लोग ज़्यादा हैं, ओवरस्टाफ्ड हैं, और दिल्ली ब्रांच में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग कंपैरेटिवली कम है, तो मुंबई ब्रांच से किसी इंसान को ट्रांसफ़र करके दिल्ली ब्रांच में बुला लिया जाएगा ताकि दोनों ऑप्टिमली स्टाफ्ड हो जाएं। ठीक है। प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब है जब किसी इंसान को हायरार्किकली ऊपर मूव करा जाता है, जैसे एग्जांपल असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बनाना, ठीक है, सुपरवाइजर से मैनेजर बनाना, तो जब किसी इंसान को अपवर्ड मूव करा जाएगा इसको प्रमोशन कहते हैं। प्रमोशन जब होता है दोस्तों सैलरी भी बढ़ती है, ध्यान रख के चलना, जिम्मेदारी बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है। जबकि ट्रांसफर में सैलरी तो नहीं बढ़ती, हाँ प्लेस चेंज हो जाता है बस, जिम्मेदारी भी कुछ खास नहीं बढ़ती। ट्रांसफ़र हमारा नॉर्मल है, प्रमोशन हमारा अच्छा है, बढ़िया है, खुशी की बात है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे मेरिट्स बता देता हूँ इंटरनल सोर्स के। एम्प्लॉयज़ मोटिवेट फील करते हैं प्रमोशन की वजह से। इंडक्शन ट्रेनिंग मतलब एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद सरप्लस स्टाफ को मैं शॉर्टेज ऑफ स्टाफ से मैच कर सकता हूँ, जहाँ पर शॉर्टेज है वहाँ पर भेज के सरप्लस स्टाफ को मैच कर सकता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। और ये सस्ता है दोस्तों, और ये इसके अंदर ट्रेनिंग की भी नीड नहीं पड़ती, और सिंपल भाषा में क्योंकि ट्रेनिंग ऑलरेडी ली हुई होती है लोगों ने, ऑलरेडी काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करता हूँ दोस्तों लिमिटेशन की। इंटरनल सोर्स की लिमिटेशन क्या है? पहला, ये इनकम्प्लीट सोर्स है क्योंकि ये पहली बार में कभी ट्राई नहीं करा जा सकता, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। पहली बार में कभी ट्राई नहीं करा जा सकता और सारी जॉब पोजीशन इंटरनल से फिल्ड हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरा, कंपटीशन की स्पिरिट हैम्पर हो जाती है। अगर सबको पता है प्रमोशन मिलना ही मिलना है टाइम के अकॉर्डिंग, तो कोई इंसान मेहनत भी नहीं करेगा। तीसरा, इसके अंदर फ्रेश टैलेंट का स्कोप खत्म हो जाता है, नए लोग आ नहीं पाते, तो फिर नए लोग नहीं आएंगे, नए ब्लड नहीं आएगा, तो कुछ एंथुजियास्टिक फीलिंग कहाँ से आएगी, कुछ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कहाँ से आएगी, इसमें ये दिक्कत आती है, ठीक है। और दूसरा, नई ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल सोर्स को ट्राई नहीं कर सकती और इसमें लिमिटेड चॉइस होती है कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो लिमिटेड है, उनमें से मुझे चूज़ करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी दिक्कत भरा हो सकता है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के। एक्सटर्नल सोर्सेज दोस्तों हमारे बहुत सारे। पहले का नाम है, यहाँ पर मैंने बड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपको एक बहुत अच्छा कीवर्ड भी दिया है साथ में कि आप कैसे पहचान पाएंगे कौन से वाला कौन सा है। पहला, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कीवर्ड है दोस्तों नोटिस बोर्ड।
जब किसी फैक्ट्री के गेट पे, फैक्ट्री के नोटिस पर मैं पैम्फलेट लगा देता हूँ या एक तरह से नोटिस लगा देता हूँ कि भैया हमें काम करने वाले लड़कों की ज़रूरत है, काम करने वाले व्यक्तियों की ज़रूरत है, आवश्यकता है मशीनरी ऑपरेटर की, कोई भी ऐसी चीज़ लिख के लगा देता हूँ, या आवश्यकता है स्वीपर की, पियोन की आवश्यकता है, ऐसी कुछ भी चीज़ लिखा देता हूँ लिख के, तो इसको दोस्तों हम लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो वर्कर्स हमारे हैं वो नोटिस बोर्ड से जब भी निकलेंगे उस तरफ से पढ़ेंगे, उसको फैक्ट्री गेट को पढ़ेंगे, आते जाते लोग पढ़ेंगे, और किसी को लगेगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ ये काम, तो वो ट्राई कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में आगे। दूसरा हमारा दोस्तों एडवर्टीजमेंट बहुत ही कॉमन है, बहुत ही पॉपुलर है। इसका एग्जांपल है टाइम एक्सेंट। टाइम एक्सेंट एक प्रकार है जिसमें अलग अलग लोग अपनी जॉब से रिलेटेड क्वारीज को अपलोड करते हैं, कंपनीज अपनी क्वारीज अपलोड करती है कि हमें ये लोग चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए। लोग अपनी डालते हैं कि मेरे लिए कोई सूटेबल जॉब हो तो मुझे बताना। दैट इज द टाइम एक्सेंट, इसका रोल है दोस्तों। अगला दोस्तों हमारा कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में पूरे साल जरूरी नहीं है कि कोई जॉब पोजीशन खाली हो, फिर भी लोग अपने रिज्यूमे, अपने सीवी जो है ऑर्गेनाइजेशन में ड्रॉप करके आते हैं, छोड़ के आते हैं, छोड़ के आते हैं, छोड़ के आते हैं। इन सारे रिज्यूमों को, सीवी को एक इकट्ठा कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, एक फाइल में लगा दिया जाता है। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पोजीशन वैकेंट होती है, इन सीवीज में से जो भी इंसान सुटेबल लगता है उसको फ़ोन कर दिया जाता है और बुला लिया जाता है कि आके आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्लेसमेंट एजेंसी और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, दोनों सेम ही है। ये दोनों को दोनों बस अलग अलग लोगों से डील करती है। प्लेसमेंट एजेंसीज कमीशन एजेंट की तरह काम करती है और कुछ नहीं। ये वो लोग जो जॉब सीकर है, जिन्हें जॉब की तलाश है, उनका रिज्यूमे लेगी, उनकी सारी डिटेल ले लेगी, सारी की सारी उनसे पूछे कि हाँ भाई काम करना है, कैसा काम करना है, कितने लेवल का काम करना है, कितनी सैलरी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। जब इनके लायक को जॉब आती है तो वो उनको इन्फॉर्म कर देते हैं। मान लीजिए किसी एमएनसी में जॉब है और एमएनसीज ने मैनेजमेंट कंसल्टेंट या प्लेसमेंट एजेंसी को कॉन्टैक्ट करा, उन्होंने कहा कि हमें एमबीए करे हुए 4 लोग चाहिए जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो प्लेसमेंट एजेंसी के पास डेटा है बहुत सारा, तो जिन भी लोगों के पास 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होगा और जिन्होंने एमबीए कर रखी होगी, वो इन्हें फ़ोन कर देंगे कि भाई आपके लिए जॉब है, आप जाके ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो हमें कमीशन देना मत भूलना बिल्कुल भी। सेम काम प्लेसमेंट एजेंसी के अलावा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी करती है। बस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये काम करती है अनक्वालिफाइड और सेमी क्वालिफाई लोगों के साथ, और हमारी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट की होती है, जबकि प्लेसमेंट एजेंसी जो है प्राइवेट सेक्टर की है। तो प्राइवेट सेक्टर वाली वैसे भी काम अच्छा करती है, सबको बताइए। ठीक है। सिंपल भाषा में कहूँ तो टॉप लेवल और मिडिल लेवल की जो पोस्ट होती है दोस्तों वो प्लेसमेंट एजेंसी से फिल करी जा सकती है, जबकि लोअर लेवल सुपरवाइजरी लेवल की जो पोस्ट होती है दोस्तों अनक्वालिफाइड सेमी क्वालिफाइड लोगों की होती है, वो हम लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से फुलफिल करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। अगर रिकमेंडेशन एम्प्लॉइज, यारी दोस्ती, जैसे एग्जाम्पल मेरी ऑर्गेनाइजेशन में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ वहाँ पे कोई जॉब पोजीशन वैकेंट है, तो बॉस ने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे जॉब पोजीशन वैकेंट है, कोई जान पहचान वाला हो तो बताना। मैं कहा हाँ मेरा अपना दोस्त है, मैं उसको बुला लेता हूँ। तो मैंने दोस्त को बुलाया, वो आ गया, आसानी से उसका सिलेक्शन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने रिकमेंडेशन दी थी, होना ही सिलेक्शन। ठीक है। अगला लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार होते हैं दोस्तों। लेबर कॉन्ट्रैक्टर एक शॉर्ट नोटिस पर अनएजुकेटेड लेबर को अवेलेबल कराने का सबसे अच्छा सोर्स है। ये शॉर्ट नोटिस पर, शॉर्ट नोटिस का मतलब एक दिन में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे, 5 घंटे में लेबर अरेंज कर देते हैं। सबसे फास्टेस्ट मीडियम है लेबर अरेंज करने का लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ठेकेदारों को कॉन्टैक्ट करो, लेबर अरेंज हो जाएगी। अगला कैंपस रिक्रूटमेंट, कॉलेज से नौकरी। ऑब्वियस ही बात है, बहुत सारी मूवीज़ में देखा है, 3 इडियट मूवी में सबने देखा है, कंपनीज आती है फाइनल ईयर में और कोई इंसान फेल भी हो गया तो क्या उसकी नौकरी रहेगी? याद होगा फरहान ने, राजू ने सवाल पूछा था दोस्तों 3 इडियट के अंदर। तो ये वही वाला है कैंपस रिक्रूटमेंट की कंपनी आएंगी और जो भी सारे के सारे फाइनल ईयर के ग्रेजुएट्स होने वाले हैं अपना, वो सारे के सारे ट्राई करेंगे और अगर कंपनी से जॉब मिल गई तो मिल गई। ठीक है। अगला दोस्तों हमारे पास एडवर्टीजमेंट टेलीविजन, आउट ऑफ ट्रेंड है, आजकल नहीं चलता है वाला बिल्कुल भी। टीवी पे ऐसे ऐड नहीं आते, वैसे टीवी पे ऐड पहले आते थे, अब ऐसे नहीं आते। ठीक है। और उसके बाद वेब पब्लिशिंग भाई www.jobdedo.com, ओह क्या बात है, क्या साइट है। तो आप बहुत सारी monster.com, jobstreet.com, indeed.com, बहुत सारी लिंक्डइन वगैरह, बहुत सारी ये वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, अपने रिज्यूमे ड्रॉप कर सकते हैं और फिर जब कंपनी को ज़रूरत होगी या फिर कंपनी अपनी डिटेल डाल देती है कि हमें ऐसे ऐसे इतने इतने लोग चाहिए, आप वहाँ से डेटा पढ़ के कंपनी को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला दोस्तों मेरिट एक्सटर्नल सोर्स के, पहली बात क्वालिफाई और ट्रेड पर्सन मिलेगा, पढ़ा लिखा इंसान, समझदार इंसान और मेहनती इंसान मिल जाएगा। वाइडर चॉइस है, फ्रेश टैलेंट आने वाला है ऑर्गेनाइजेशन में और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगी। जब नया इंसान आता है तो एग्जिस्टिंग इंसानों को खतरा महसूस होता है दोस्तों, डेफिनेटली होता है। ठीक है। लिमिटेशन की बात करूं तो डिससेटिस्फैक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एग्जिस्टिंग स्टाफ को। ठीक है। लेंथी प्रोसेस है थोड़ी सी और कॉस्टली भी है, महंगी भी है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। अब बात करते हैं हमारी सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस को याद करने का शॉर्टकट है दोस्तों PSERS MJC, ये हमारे 8 पॉइंट होने वाले इसके अंदर। सबसे पहले पॉइंट का नाम है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग।
प्रीलिमिनरी स्क्रीन का मतलब होता है कि जो रिज्यूमे होते हैं, जो सीवी होते हैं, उनको देख के ये देखना या ये इस बात को एनालाइज करना कि क्या ये इंसान इस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में कहूँ तो मान लीजिए हमने एक पोस्ट निकाली है और पोस्ट के लिए मुझे कम से कम 10 साल एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए और जो रिज्यूमे आए वो 5 साल, 7 साल, 3 साल, 4 साल वाले हैं, तो सबके सब रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि मुझे कम से कम 10 साल से ऊपर वाला इंसान ही चाहिए। तो ये प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग कहलाता है। मेरे को बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं बस एक्सपीरियंस देखते हुए क्या दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा दोस्तों। अगला सिलेक्शन टेस्ट। जितने भी लोग प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्लियर करते हैं उसको मैं बुलाता हूं, उनका सिलेक्शन टेस्ट लेता हूं। इसमें 5 तरह के टेस्ट लिए जाते हैं जो अलग अलग चीज़ों पे बेस्ड होते हैं, इंटेलिजेंट, एप्टीट्यूड, ट्रेड वगैरह वगैरह वगैरह। अभी हम लोग पढ़ेंगे इन टेस्ट के बारे में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जिन लोगों ने टेस्ट क्लियर कर लिए उनका इंटरव्यू होगा, पैनल ऑफ एक्सपर्ट बैठेंगे और उनको ड्रिल करेंगे अच्छे से, उनसे सवाल जवाब लेंगे और उसके बाद अगर उनके जवाब अच्छे लगे तो वो नेक्स्ट लेवल पर मूव करेंगे, जिसका नाम है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस बैकग्राउंड चेक इस बात को जस्टिफाई करता है कि जो इंसान है वो ठीक है नहीं है, ठीक है, उसका कोई खराब रिकॉर्ड तो नहीं रहा। उसके लिए उनके टीचर से, उनके एम्प्लॉयर से जहाँ पे उन्होंने पहले जॉब करी है उनसे पूछते हैं कि इंसान ठीक है या नहीं है। तो एक वैसे नॉर्मली पता चल जाता है कि इंसान का बैकग्राउंड कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन। जो भी इंसान मुझे सबसे सही लगेगा बैकग्राउंड रेफरेंस के अकॉर्डिंग, उस इंसान को मैं सेलेक्ट करूँगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराऊंगा, चेक करूँगा कि वो मेडिकली फिट है या नहीं है, उसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ तो नहीं है, इस बात को चेक करा जाएगा। और उसके बाद उसको जॉब ऑफर दिया जाएगा। जॉब ऑफर का मतलब लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट या लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देना, जिसमें एक तरीके से हम उसको बता देंगे क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कितने घंटे काम करना है, क्या नहीं करना। और जब इसको रिटर्न फॉर्म में साइन करा लिया जाएगा दोस्तों तो उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये थी हमारी सिलेक्शन की प्रोसेस। अब बात करते हैं टेस्ट की, कौन कौन से टेस्ट होते हैं दोस्तों। पहला टेस्ट हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट है। इंटेलिजेंट टेस्ट में मैं इंसान का जजमेंट चेक करता हूँ, उसकी एबिलिटी चेक करता हूँ कि वो कैसे चीज़ों को जज करता है या कैसे वो डिसीजन मेकिंग करता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में मैं इंसान की न्यू स्किल और न्यू पोटेंशियल लर्न करने की कैपेसिटी को चेक करता हूँ। पर्सनैलिटी टेस्ट में इंसान के इमोशन, रिएक्शन, मैच्योरिटी, इन सब चीज़ों को जज करता हूँ। ट्रेड टेस्ट में उसके एग्जिस्टिंग स्किल जो उसके अंदर ऑलरेडी हैं उसको चेक करता हूँ। और इंटरेस्ट टेस्ट में जानता हूँ उसकी हॉबीज़ के बारे में कि वो किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है, उसका पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो किन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देता है, किन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा मेथड ऑफ ट्रेनिंग की बात करूँ दोस्तों, तो ट्रेनिंग हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास 3 तरह की ट्रेनिंग है दोस्तों टोटल, ठीक है, जिनमें 2 हमारी ऑन द जॉब की है और 1 हमारी ऑफ द जॉब की है। ध्यान रख के चलेंगे। सबसे पहले ट्रेनिंग हमारी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है दोस्तों। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में दोस्तों मैं किसी मास्टर वर्कर की गाइडेंस में लंबे टाइम तक रहता हूँ और उनको देखते देखते काम सीख जाता हूँ। सिंपल भाषा में उस्ताद को देखो और उस्ताद से सीखो और इंसान सीख ही जाएगा। इसको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहा जाता है। ऐसी ट्रेनिंग दोस्तों प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आयरन वर्कर, मोटर मैकेनिक, इन सब चीज़ों में ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। इस ट्रेनिंग का नाम है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, दूसरी हमारी होती है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है कि बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का कॉन्ट्रैक्ट होता है बहुत सारी कंपनीज के साथ। ठीक है, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सॉफ्ट नॉलेज देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। सॉफ्ट नॉलेज का मतलब पढ़ाते हैं चीज़ों के बारे में, जबकि जब वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, ऐसी कंपनीज में जाते हैं जहां पर उस चीज़ों को वो प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, तो वो हार्ड स्किल्स भी गेन कर पाते हैं। मतलब सॉफ्ट स्किल के साथ, एजुकेशन के साथ ट्रेनिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉलेज गेन करनी बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस ट्रेनिंग को दोस्तों हम लोग इंटर्नशिप ट्रेनिंग कहते हैं। पढ़ने के बाद उनको इम्प्लीमेंट करके आओ और सीखो इम्प्लीमेंट कैसे होता है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता, इम्प्लीमेंटेशन बहुत मैटर करता है। इसके लिए दोस्तों हम लोग इंटर्नशिप ट्रेनिंग करते हैं और इंटर्नशिप जब भी हम करते हैं तो हमें स्टाइपेंड मिलता है, चाय पानी का खर्चा मिलता है। डोंट वरी, चाय पानी का खर्चा ज़रूर मिलेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी आपको, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तो अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप दोनों हमारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग के पार्ट है दोस्तों, जबकि जो हमारी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है वो हमारा ऑफ द जॉब है। ऑफ द जॉब में क्या होता है वेस्टिब्यूल के अंदर कि एक डमी स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। डमी स्ट्रक्चर में आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एस्ट्रोनॉट्स के लिए, ठीक है, एडवांस में जब भी वो जाते हैं, ठीक है, स्पेस में, तो उससे पहले उनको 10-15 दिन एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाता है जहाँ पे नो ग्रेविटी जोन है, ताकि वो लोग अपने फंक्शंस को मूव कर पाएँ, कैसे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है ये आदत पड़ जाए उनको, क्योंकि ऊपर 0 ग्रेविटी जोन है दोस्तों, तो उन्हें एयर में फ्लोट करना है सारा का सारा। वो कैसे फ्लोट करेंगे उनकी आदत पड़ जाए, तो उसको अर्थ पे ही सिखाना शुरू कर देते हैं, एक 0 ग्रेविटी जोन बना के आर्टिफिशियल तरीके से। इसी को दोस्तों हम लोग वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहते हैं। डमी मॉडल पे पहले प्रैक्टिस करो और फिर एक्चुअली काम करके देखना, पता चल जाएगा काम कैसे करा जाता है।
ठीक है। अगला दोस्तों ट्रेनिंग के बेनिफिट बता देता हूँ। ट्रेनिंग के बहुत सारे बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी खासियत है कि जब ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करती है तो ऑर्गेनाइजेशन में एफर्ट्स वेस्ट नहीं होते, पैसा वेस्ट नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। कंपनी हायर प्रॉफिट कमा सकती है और इससे फ्यूचर मैनेजर भी तैयार हो जाता है, हमेशा ध्यान रखना। और इससे एम्प्लॉय टर्नओवर कम होता है क्योंकि इंसान को जब नया नया सीखने को मिलता है तो वो एब्सेंट नहीं होता, जॉब छोड़ के नहीं जाता। अब ट्रेनिंग के क्या क्या फायदे हैं एम्प्लॉयज़ को? सबसे पहली बात प्रमोशन होगा, करियर की ग्रोथ होगी, तरक्की होगी। और सबसे अच्छी बात है ट्रेनिंग पाने के बाद इंसान का अपना डेवलपमेंट हो जाता है, बेस्ट पार्ट। दूसरा, एम्प्लॉय जो है अर्न भी ज़्यादा कर सकता है, कमा भी सकता है, ठीक है। और इससे एक्सीडेंट के चांसेस भी कम हो जाते हैं और वो मशीनों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाता है। और सबसे अच्छी बात, उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि यार काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को बहुत अच्छा मिलता है। तो एक एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के अराउंड ज़रूर घूमता है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा स्टाफिंग चैप्टर आपके सामने। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अगला चैप्टर दोस्तों मैं आपके सामने शुरू करूँ, चैप्टर का नाम है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है, लेकिन इसको लास्ट मत समझिए, इस फंक्शन से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। कंट्रोलिंग का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करे थे, जो प्लानिंग में अपने बारे में सोचा था कि मैं ये अचीव करूंगा, ये अचीव करूंगा, ये अचीव करूंगा, कंट्रोलिंग एक्चुअल में चेक करती है कि क्या मैंने वो अचीव करा या नहीं करा। अगर अचीव कर लिया बेस्ट पार्ट है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अचीव नहीं करा तो जो कमियां हैं उसको एनालाइज करो, उन कमियों को पहचानो, उन कमियों पे काम करो और उन कमियों को दूर करो, क्योंकि कमियों को दूर करने के बाद ही आप ग्रो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। इसी का नाम है दोस्तों कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग डेविएशन, कैलकुलेटिंग डेविएशन एंड टेकिंग अ राइट एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ दोज डेविएशन। अपनी कमियां निकालो, कमियों को पहचानो और उनके बाद उन कमियों को दूर करो। इसी का नाम है दोस्तों हमारे पास कंट्रोलिंग, ठीक है। कंट्रोलिंग के दोस्तों फीचर की ओर चलते हैं। हमारे कंट्रोलिंग के फीचर बड़े सिंपल से। कंट्रोलिंग हमारा गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। कंट्रोलिंग गोल पाने के लिए करी जाती है, ठीक है। जैसे सारे फंक्शन गोल पाने के लिए करे जाते हैं, कंट्रोलिंग भी गोल पाने के लिए करी जाती है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। कंट्रोलिंग ऑल परवेसिव है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोलिंग करता है, क्योंकि जब हर लेवल प्लानिंग कर सकता है, टारगेट सेट कर सकता है, तो कंट्रोलिंग करने में क्या एतराज है? आप लोग भी तो कंट्रोलिंग करते हो, मैं भी करता हूँ, हर इंसान करता है कंट्रोलिंग, ठीक है। उसके बाद कंट्रोलिंग कंटिन्यूअस फंक्शन है, कभी खत्म नहीं होता। एक बार मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटीज पूरी होगी, अगले एक्टिविटी आएगी, अगली प्लानिंग होगी, फिर कंट्रोलिंग हो जाएगी, फिर प्लानिंग होगी, फिर कंट्रोलिंग होगी। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तब तक कंट्रोलिंग खत्म होने वाली नहीं है, ध्यान रख के चलेंगे। और कंट्रोलिंग दोस्तों हमारा बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग दोनों है। बैकवर्ड इसलिए क्योंकि कंट्रोलिंग करने से पहले मुझे चेक करना पड़ता है कि मैंने टारगेट क्या सेट करें, तो मुझे पीछे देखना पड़ रहा है। और कंट्रोलिंग करने के बाद जब मैं कमियां निकाल लूंगा तो उन कमियों को दूर कब करूंगा? फ्यूचर में। तो इसके लिए मुझे आगे भी देखना पड़ेगा, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है देख लेते हैं दोस्तों। पहला, कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को पाने में हेल्प करती है, बहुत अच्छी बात है। कंट्रोलिंग इवैल्यूएट और जजिंग करती है एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड को। एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड का मतलब है कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट करे हैं क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है। कंट्रोलिंग आपको ये भी बताएगी कि जो आप टारगेट सेट करके चल रहे हैं वो आप टारगेट हमेशा सही सेट करते हैं। अगर आप टारगेट के आसपास ही पहुंच रहे हैं हर बार, इसका मतलब आपके टारगेट ठीक है, लेकिन अगर आप टारगेट से बहुत दूर रह गए, इसका मतलब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही और आपने टारगेट भी हो सकता है बहुत ज़्यादा बड़ा सेट कर लिया हो जिसको अचीव कर पाना पॉसिबल नहीं है, हो सकता है ऐसा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोलिंग आपके रिसोर्सेज का यूज़ बेस्ट से बेस्ट कराने की कोशिश करती है, आपको बता देती है रिसोर्स कैसे बेस्टली यूज़ करना है, कैसे आप अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, कंट्रोलिंग आपको बताएगी, ठीक है। और कंट्रोलिंग आपके एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन इंप्रूव करती है। अगर मुझे पता चलता है मेरे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड नहीं है, डीमोटिवेटेड है, सही से काम नहीं कर पा रहे, तो मैं उन्हें मोटिवेशन से भर दूंगा और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस हो जाएगी लाजवाब एकदम, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोलिंग हमारे कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करती है, बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे लगता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं कर पा रहे, तो मैं उनके मिलकर काम कराऊंगा भाई, मेरे को नुकसान सहन नहीं करना, मैं चाहता हूँ मेरे एम्प्लॉयज़ बेस्ट से बेस्ट काम करें, ये मेरे लिए बहुत सारा ज़रूरी है, ठीक है। और कंट्रोलिंग हमारे ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन करती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर नहीं चल रहा है, डिसिप्लिन नहीं चल रहा है, कमिटमेंट डेवलप नहीं हो रहा, तो कंट्रोलिंग कहेगी इसको डेवलप करो, तभी आपके काम बनेंगे और हम डेवलप करेंगे फॉर श्योर, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारी कंट्रोलिंग की प्रोसेस। अगर इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप डिटेल वीडियो देख भी सकते हैं बाद में। फिलहाल कंट्रोलिंग प्रोसेस में हमारे पास पूरे 5 पॉइंट हैं, जिनमें सबसे पहले पॉइंट का नाम है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करेंगे, मेरे को अचीव क्या करना है। एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड हमने प्लानिंग में सेट करे थे, यहाँ बस उनको मैं हाईलाइट करूंगा कि ये मेरे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हैं। जैसे मुझे मार्क्स लाने हैं 40 में से 38, 39, सो दैट इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। दूसरा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जब रिजल्ट आएगा तो मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर हो जाएगी कि भैया मेरे इतने मार्क्स आए हैं, तो दैट इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। उसके बाद मैं कंपेयर करूंगा। कंपेयर करने का मतलब है कि मैंने सोचा क्या था और आए क्या, सोचा क्या आए क्या, सोचा क्या आए क्या। सोचा था मान लीजिए 38, 39, आगे 40, मजा आ गया भाई, बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया एकदम।
तो यहाँ तो फिर कंट्रोलिंग खत्म होगी कि यार 38 39 सोचे थे 40 आ गए, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया अपना। लेकिन अगर बाई चांस उतने नहीं आ पाते, 36 37 आते हैं 38 39 मार्क करने पर, तो फिर हम देखेंगे हाँ यार क्या कमियाँ रह गई। तो हमारा अगला पॉइंट दोस्तों रहेगा हमारा, जिसका नाम है एनालाइजिंग डेविएशन। एनालाइजिंग डेविएशन में मैं कमियां निकालता हूं और कमियों को एवेल्युएट करता हूं कि मेरी कमियां किन किन चीज़ों पर थी। उसके लिए मैं दो तरह के कंसेप्ट पढ़ता हूं। एक का नाम है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में मैं अपने की रिजल्ट एरियाज पे फोकस करता हूं। की रिजल्ट एरिया का मतलब है मुसीबत की जड़ क्या थी। हो सकता है मुसीबत की जड़ फ़ोन, या हमारे पेरेंट्स को तो ये लगता है हर मुसीबत की जड़ फ़ोन ही है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइएगा आपके पेरेंट्स को भी ये लगता है कि हर एक नाकामी की जड़ फ़ोन ही है। ज़रूर बताना दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को जानना, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में अपने की रिजल्ट एरियाज या सिंपल भाषा में मुसीबत की जड़ को सबसे पहले दूर करता हूं। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में मैं कहता हूं कि भाई 19-20 का फर्क चलता है। मान लीजिए मेरा टारगेट था 39 का, 38 आ गए, तो मैं मानूंगा कि मेरा टारगेट अचीव हो चुका है। एक नंबर के पीछे अपने आप को इतना परेशान करना ठीक नहीं है, ऑलमोस्ट अचीवेबल ही है, ध्यान रख के चलेंगे। और लास्ट टेकिंग करेक्टिव एक्शन, अगर बाय चांस डेविएशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है और कमियां बहुत ज़्यादा थी तो उन कमियों को दूर कर लेना, करेक्टिव एक्शन लेकर, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। टेकिंग करेक्टिव एक्शन का मतलब कमियों को दूर करना, और ये कमियां दूर तभी करी जाएंगी जब आपकी डेविएशन नेगेटिव होगी। नेगेटिव डेविएशन का मतलब है जब भी आपके एक्चुअल जो मेजरमेंट हुआ है, एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो कम है, जबकि स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे रहे, तो नेगेटिव डेविएशन आएगी दोस्तों। इसको दूर करना है हमें। और अगर पॉजिटिव डेविएशन आती है, पॉजिटिव मतलब अचीवमेंट ज़्यादा है और स्टैंडर्ड कम है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका काम एकदम A1 चल रहा है। ऐसे काम को चलाते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपने पूरा चैप्टर दोस्तों कंट्रोलिंग और स्टाफिंग मेरी इस वीडियो से बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। अगर आप इस वीडियो के एंड तक भी पहुंचे हैं तो प्लीज़ कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपने एंड तक मेरी बात सुनी है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ये था हमारा पार्ट 1 डे 1 का, और 2 चैप्टर हमने फिनिश कर दिए दोस्तों। ऑल द बेस्ट।